Hello everyone, welcome to the another class of Medicogenics. In this class, we will discuss about levels of disease prevention. So let's start it. तो सबसे पहले हम कंटेंट देखेंगे कि इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मीनिंग ऑफ डिसीज एंड प्रिवेंशन, इसमें हम डिसीज और प्रिवेंशन दोनों टर्म्स को सेपरेटली उनका मीनिंग पढ़ेंगे। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ डिसीज प्रिवेंशन, लास्ट में हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ डिसीज प्रिवेंशन। तो हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ डिसीज एंड प्रिवेंशन। ये दो टर्म्स हैं जिनको हम सेपरेटली इनका मीनिंग समझेंगे। डिसीज, अ कंडीशन ऑफ लिविंग एनिमल और प्लांट बॉडी और ऑफ one of its part that impairs normal functioning and is typically manifested by distinguishing sign and symptoms। तो डिसीज क्या होता है? ये लिविंग एनिमल या प्लांट बॉडी या उसके किसी पार्ट में होने वाला कोई इम्पेयरमेंट होता है जो कि उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को इम्पेयर्ड करता है। और ये जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, जब इम्पेयरमेंट इसमें होता है तो हमको अलग प्रकार के साइन एंड सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। सेकेंड टर्म है प्रिवेंशन, द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। तो वह एक्ट जिसमें किसी घटना को होने से पहले रोकना, उस घटना को होने से रोकना प्रिवेंशन कहलाता है। और ऑफ स्टॉपिंग समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या तो फिर किसी को स्टॉप करना किसी काम को करने के लिए, ये दोनों ही चीजें प्रिवेंशन कहलाती हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डिसीज प्रिवेंशन। तो सिंपल डेफिनेशन ये है, प्रिवेंशन इज द एक्शन एम्ड एट एरेडिकेटिंग, एलिमिनेटिंग और मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिसीज एंड डिसेबिलिटी। तो ऐसे एक्शंस लेना जो कि किसी डिसीज से होने वाले नुकसान या प्रभाव या डिसेबिलिटी को या तो एरेडिकेट करते हैं, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म करते हैं, एलिमिनेट करना भी वही होता है, या तो फिर मिनिमाइज करना, मतलब उस डिसीज से होने वाले नुकसान को कम करना। इसका जो सेकंड डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू मॉसबी डिक्शनरी, द मैनेजमेंट ऑफ दोज फैक्टर्स दैट कुड लीड टू डिसीज सो एज टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ डिसीज। तो इसका इस डेफिनेशन में ये बताया गया है कि मैनेजमेंट ऑफ दोज फैक्टर्स, मतलब उन फैक्टर्स का मैनेजमेंट दैट कुड लीड टू डिसीज, जो कि बीमारी ला सकते हैं, सो एज टू, ताकि प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ डिसीज, ताकि बीमारी के घटित होने को रोका जा सके। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ डिसीज प्रिवेंशन। तो डिसीज प्रिवेंशन के 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकंड है सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड थर्ड वन इज टर्शरी प्रिवेंशन। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्राइमरी प्रिवेंशन से। Primary prevention can be defined as the action taken prior to the onset of disease which removes the possibility that the disease will ever occur। तो प्राइमरी प्रिवेंशन को इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है जिसमें हम एक्शंस लेते हैं प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिसीज। डिसीज के ऑनसेट होने के पहले ही हम एक्शन ले लेते हैं, मतलब डिसीज होने के पहले ही हम एक्शन ले लेते हैं। विच रिमूव्स द पॉसिबिलिटी, जो कि संभावनाएं खत्म करता है, दैट द डिसीज विल एवर अकर, जो डिसीज होने की संभावना है उनको पूरी तरीके से उसकी संभावना को खत्म कर देता है। इन दिस एक्शंस आर टेकन बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिसीज। तो इसमें बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिसीज, डिसीज होने के पहले ही हम एक्शंस ले लेते हैं। इट सिग्निफाइज इंटरवेंशन इन द प्री पैथोजेनेसिस फेज ऑफ द डिसीज और हेल्थ प्रॉब्लम। ये किस चीज़ के ऊपर महत्व देता है? इंटरवेंशंस के ऊपर महत्व देता है। वो भी इंटरवेंशन कब लेना है? प्री पैथोजेनेसिस फेज के पहले, किसी डिसीज के या हेल्थ प्रॉब्लम
का क्या होता है, एक पैथोजेनेसिस होता है, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप होने वाला प्रोसेस होता है जिसमें डिसीज़ के पहले थोड़े सिम्टम्स आएंगे, फिर थोड़े और ज़्यादा सिम्टम्स आएंगे और फिर अल्टीमेटली वो व्यक्ति बीमार पड़ेगा। तो ये उसका पैथोजेनेसिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो ये होने के पहले ही हम कुछ इंटरवेंशन ले लेते हैं ताकि डिसीज़ का पैथोजेनेसिस स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। अब प्राइमरी प्रिवेंशन इज अचीव्ड बाय, मतलब हम किस तरीके से प्राइमरी प्रिवेंशन को अचीव कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है लेजिस्लेशन एंड एनफोर्समेंट। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून के द्वारा कुछ नियम स्थापित करना, और एनफोर्समेंट का मतलब होता है किसी बनाए हुए नियम को सख्ती से पालन कराना। तो इसमें टू बैन और कंट्रोल द यूज ऑफ हजार्डियस प्रोडक्ट। तो जो हजार्डियस प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो कि स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे मिलावट होती है या जो नारकोटिक सब्सटेंस होते हैं, टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, चरस, गांजा, अफीम, ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना, इनके ऊपर बैन करेंगे नहीं तो कंट्रोल करेंगे। साथ ही साथ इसमें एक एग्जांपल ये भी है कि जैसे यूज़ ऑफ सीट बेल्ट्स और बाइक के साथ में हेलमेट्स, तो ये क्या है, सेफ्टी को प्रमोट करते हैं। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन स्पेसिफिक डिसीज के अगेंस्ट में होता है। जैसे जो जितना भी वैक्सीन लगता है तो वो वैक्सीन किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डिसीज के लिए ही होता है। हेल्थ प्रमोशन के अंदर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स आते हैं, लोगों को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या किसी भी जरिए के द्वारा हम क्या करते हैं, उनको अच्छी अच्छी चीज़ों को, अच्छी बातों को सिखाते हैं। तो वो क्या होता है, उससे वो अपनी हेल्थ को प्रमोट करते हैं। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन ये गवर्नमेंट जो होती है कुछ जगहों पर, जैसे आंगनवाड़ी पर, तो वहाँ पर आयरन सप्लीमेंट रखती है। साथ ही जो किशोरी होती है, मतलब जो यंग गर्ल्स होती हैं, उनको आयरन सप्लीमेंट और खाने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट भी प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा हो जाए उनका। लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल चेंजेस, तो लाइफस्टाइल में और बिहेवियर में चेंज लाने के लिए भी कई सारे प्रोग्राम होते हैं ताकि लोग बुरी आदतों में और बुरे बिहेवियर में ना फंसें। इसके बाद में इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, तो इन्वायरमेंट को साफ रखना ये भी गवर्नमेंट का काम होता है और बीमारी को रोकने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि इन्वायरमेंट का हाइजीन अच्छा रहे। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन, तो लोगों को जब स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा होगी, उनको नॉलेज होगा, तो वो ऑटोमेटिक अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये हेल्थ एजुकेशन में यही सिखाते हैं कि किन्हीं किन्हीं बीमारियों से किस तरीके से बचा जाए। इम्यूनाइजेशन एंड सीरो प्रोफाइलेक्सिस और कीमो प्रोफाइलेक्सिस, तो इम्यूनाइजेशन तो हम जानते हैं टीकाकरण होता है ना, स्पेसिफिक डिसीज के प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज होता है। सीरो प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है, इसमें सीरम का यूज करते हैं किसी डिसीज के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन लेने के लिए या उस डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए। कीमो प्रोफाइलेक्सिस जो होता है, इसमें केमिकल एजेंट्स यूजली एंटीबायोटिक्स का यूज करके डिसीज को होने से रोकते हैं। यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स और सप्लीमेंट, किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट जैसे विटामिन ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, के हो गया, ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं। या इसमें और भी चीज़ें आ सकती है, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया। और सप्लीमेंटेशन क्या होता है, ये आयरन सप्लीमेंटेशन, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये प्रोवाइड करना ताकि उनसे, उनकी कमी से होने वाली डिसीजेज ना हो। सेफ्टी ऑफ ड्रग्स एंड फूड्स, कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल हजार्ड्स, एग्जाम्पल एयर पोल्यूशन, तो इन्वायरमेंट में होने वाले हजार्ड्स को रोकना जिसमें कि एयर पोल्यूशन आता है। अप्रोचेस फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन, तो प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए अप्रोच क्या है, किन तरीकों से हम कर सकते हैं। तो द WHO has recommended the following approaches for the primary prevention of chronic diseases where the risk factors are established। तो WHO ने रिकमेंड करे हैं 2 तरीके जिनकी वजह से प्राइमरी प्रिवेंशन को अपन अप्रोच कर सकते हैं। फर्स्ट है पॉपुलेशन और मास स्ट्रेटेजी, सेकेंड है हाई रिस्क स्ट्रेटेजी। तो पॉपुलेशन और मास स्ट्रैटेजी क्या होता है वो देखते हैं। पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी इज डायरेक्टेड एट द होल पॉपुलेशन रिस्पेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल रिस्क लेवल। तो जो पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी होती है वो
होल पॉपुलेशन मतलब पूरी पॉपुलेशन के ऊपर डायरेक्टेड होती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि इंडिविजुअल जिसको हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं वो रिस्क पर है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, स्टडीज हैव शोन दैट इवन अ स्मॉल रिडक्शन इन द एवरेज ब्लड प्रेशर और सीरम cholesterol of a population would reduce a large reduction in the incidence of the cardiovascular disease। इसका मतलब कई सारे स्टडीज हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, जिससे ये पता चला है कि अगर अपन एवरेज पॉपुलेशन का अगर ब्लड प्रेशर और सीरम कोलेस्ट्रॉल को कम कर पाए तो वो पूरी पॉपुलेशन में कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के जो रिस्क होते हैं वो कम हो जाते हैं। द पॉपुलेशन अप्रोच इज डायरेक्टेड टूवर्ड सोशियो इकोनॉमिक बिहेवियरल एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। तो ये जो अप्रोच होती है ना पॉपुलेशन या मास स्ट्रेटेजी, ये डायरेक्टेड होती है सोशियो इकोनॉमिक बिहेवियरल एंड लाइफस्टाइल चेंजेस को लाने के लिए। इसके बाद है हाई रिस्क स्ट्रेटेजी। तो नाम से पता चल रहा है हाई रिस्क स्ट्रेटेजी। द हाई रिस्क स्ट्रेटेजी एम्स टू ब्रिंग प्रिवेंटिव केयर टू इंडिविजुअल एट स्पेशल रिस्क। तो ये हाई रिस्क स्ट्रेटेजी है, ये ऐसे इंडिविजुअल्स की ओर डायरेक्टेड होती है जो कि स्पेशली हाई रिस्क पर है। जैसे प्रेग्नेंट वुमन हो गया, जो चिल्ड्रन होते हैं अंडर 5 ईयर्स एज के होते हैं, जो एल्डरली होते हैं, ये हाई रिस्क ग्रुप होता है। This requires detection of individual at high risk by the optimum use of clinical method. Primary prevention is a holistic approach which relies on the measures taken to promote health. तो जो primary prevention होता है ये एक holistic approach है, मतलब संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा है या संपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा है जो कि रिलाई करता है ऐसे मेजरमेंट्स के ऊपर जो कि हेल्थ को प्रमोट करती है। अगर हेल्थ को प्रमोट करेंगे तो वैसे भी बीमारियां नहीं होगी। अब देखते हैं मोड्स ऑफ इंटरवेंशन, मतलब किन जरिए से हम जो हमने मेथड सोचे हुए हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें दो मेथड है, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड देयर बाय इम्प्रूव देयर हेल्थ। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोगों को एनेबल करते हैं कि वो उन मतलब ऐसे फैक्टर्स को जो कि उनकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, उन डिटर्मिनेंट्स को, उन निर्धारकों को क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए। हेल्थ प्रमोशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द होस्ट। तो हेल्थ प्रमोशन जो डायरेक्टेड होता है वो होस्ट को स्ट्रेंथन करने की ओर होता है। मेन एम्स ऑफ हेल्थ प्रमोशन आर टू एनेबल पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर हेल्थ। तो इसका पहला एम ये है कि लोगों को उनकी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल रखने के लिए एनेबल करना। टू इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ, उस व्यक्ति की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करना। तो ये सारे मेथड्स हैं जिनसे हम हेल्थ प्रमोशन अचीव कर सकते हैं। इट कैन बी अचीव बाय द फॉलोइंग इंटरवेंशन। हेल्थ एजुकेशन टू इम्प्रूव हेल्दी हैबिट्स एंड हेल्थ कॉन्शियसनेस इन द कम्युनिटी। मतलब हमें हेल्थ एजुकेशन देनी है ताकि हम हेल्दी हैबिट्स को और हेल्थ कॉन्शियसनेस को कम्युनिटी में इम्प्रूव कर पाएँ। इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड ऑफ द कम्युनिटी। तो उस कम्युनिटी के जो न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड हैं उनको इम्प्रूव कर पाए। हेल्थफुल फिजिकल इन्वायरमेंट, मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट जिसमें वो कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं वो हेल्थफुल होना चाहिए। जैसे हाउसिंग हो गया, प्योर वाटर सप्लाई हो गया, एक्सक्रीटा डिस्पोजल हो गया, एक्सेट्रा, ये सब आता है। गुड वर्किंग कंडीशन, लोग जिस एरिया में या जिस कंडीशन में काम कर रहे हैं वो अच्छी होना चाहिए। मतलब स्मोक हो रहा है या उनको इंजरी होने का रिस्क है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए जिसमें फिजिकल सेफ्टी भी रहे और साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी रहे। पीरियोडिक सेलेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ रिस्क पॉपुलेशन। तो वक्त वक्त पर जो सिलेक्टेड पॉपुलेशन है जो हाई रिस्क पर है उनका पीरियोडिकली मतलब वक्त वक्त पर या एक निश्चित समय अवधि के बाद उनका एग्जामिनेशन होना चाहिए। दूसरा था स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। एफर्ट्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स
प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीज। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, हम ऐसे एफर्ट्स, ऐसे प्रयास करते हैं जिनमें कि किसी स्पेसिफिक डिसीज के अगेंस्ट में हम होस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। द प्रोविजन ऑफ कंडीशंस for normal mental and physical functioning of the human being in a group. It includes the promotion of health, prevention of sickness and care of individuals. तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अगेंस्ट में होस्ट को स्ट्रेंथन करते हैं। अब ये कैसे अचीव कर सकते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, तो इम्यूनाइजेशन तो आपको पता ही होगा, ये टीकाकरण कहलाता है। यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, कैल्शियम, ये इन सब स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स का यूज करके। कीमोप्रोफाइलेक्सिस मतलब यूज ऑफ केमिकल एजेंट, मतलब एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हजार्ड मतलब जो ऑक्यूपेशन से हेल्थ को होने वाले हजार्ड्स हैं उसके अगेंस्ट में उन इंडिविजुअल को या वर्कर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स ना हो उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन, जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं या कोई फैक्ट्री होती है तो उसमें सेफ्टी गियर्स यूज़ करते हैं, जैसे हेलमेट होता है, वेस्ट होता है, ये सब। कंट्रोल ऑफ जनरल इन्वायरमेंट, तो जिस एनवायरनमेंट में इंडिविजुअल रह रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल करना इसमें आता है। अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस मतलब अगर हमें पता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ से हमें एलर्जी है तो उसको अवॉइड करना भी इसी में आता है। के बाद हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ डिजीज प्रिवेंशन का सेकेंड लेवल, सेकेंडरी प्रिवेंशन। इट इज डिफाइंड एज एक्शन विच halts the progress of a disease at its incipient stage and prevents complication। तो इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि एक ऐसा एक्शन जो कि किसी डिसीज के प्रोग्रेशन को उसके एनसीपिएंट स्टेज में ही रोक देता है और कॉम्प्लिकेशन को नहीं होने देता है। इसका मतलब ये है कि भाई बीमारी तो हो गई है, डिसीज तो आ गया है, पर डिसीज का हमें पता है कि एक पैथोजेनेसिस होता है कि वो धीरे धीरे करके डिसीज क्या होता है, बढ़ता है। उसके पैथोजेनेसिस को बीच में ही स्टॉप कर देना ताकि पेशेंट को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन अटेम्प्ट्स टू अरेस्ट द डिसीज प्रोसेस। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या करता है, ये डिसीज के प्रोसेस को अरेस्ट करता है, मतलब वहीं रोक देता है। रिस्टोर हेल्थ बाय सीकिंग आउट अनरिकॉग्नाइज्ड डिसीज, हेल्थ को रिस्टोर करता है ये चीज़ का पता लगा के कि भाई बीमारी कौन सी हुई है। एंड ट्रीटिंग इट बिफोर इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस, और उस बीमारी को जान के उसको रोकता है इसके पहले कि वो कोई इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस उसके होस्ट में ना ले आए। एंड रिवर्स कम्युनिकेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, और जो बीमारी कम्युनिकेबल है उसको रिवर्स करना, मतलब दूसरे लोगों तक ना फैलने देना, ये इसमें आता है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। कंप्लीट क्योर एंड प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज प्रोसेस। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि कंप्लीट क्योर, बीमारी को पूरी तरीके से ठीक करना है, और प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज, डिसीज के प्रोग्रेशन को रोकना है। सेकेंड, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज बाय क्योरिंग ऑल द नॉन केसेस। तो अगर पेशेंट्स को कोई कम्युनिकेबल डिसीज है और वो दूसरे लोगों को फैल सकता है तो उन केसेस को हमें पूरी तरीके से ठीक करना पड़ेगा ताकि हम उसके स्प्रेड को प्रिवेंट कर सकें। थर्ड है टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस एंड सिक्वेल ऑफ डिसीज। तो डिसीज के कॉम्प्लिकेशंस मतलब डिसीज जो बिगड़ जाता है उसको प्रिवेंट करना, और जो सिक्वल होता है डिसीज का मतलब एक बीमारी फिर उसके बाद और बढ़ जाती है और दूसरी बीमारी आ जाती है तो उसको भी प्रिवेंट करना। टू शॉर्टन द पीरियड ऑफ डिसेबिलिटी, तो जैसे कोई बीमार पड़ता है तो वो डिसेबल हो जाता है, मतलब वो एडमिट होगा हॉस्पिटल में, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने तक के लिए हॉस्पिटल में ही बेड पर रहेगा, वो कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो अगर हम वक्त पर उसको ठीक कर देंगे, तुरंत से अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कर देंगे तो जो उसका पीरियड ऑफ डिसेबिलिटी है वो शॉर्ट हो जाएगा।
स्पेसिफिक इंटरवेंशन सर, अब इसमें हम क्या स्पेसिफिक इंटरवेंशन ले सकते हैं? तो इसमें फर्स्ट है अर्ली डायग्नोसिस। इसमें आता है स्क्रीनिंग टेस्ट, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, पेपिस्मियर टेस्ट, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन एक्सेट्रा, एंड ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। और सेकंड है रेफरल, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। Early diagnosis and treatment. The disease complications can be prevented and health can be restored by diagnosing the disease at its early stage and by providing the adequate treatment according to the health problem. तो early diagnosis and treatment का यही मतलब होता है कि चलो ठीक है, पेशेंट को बीमारी तो हो गई, बट वो बीमारी जितनी जल्दी उसका डायग्नोसिस हो जाएगा, मतलब जितनी जल्दी पता चल जाएगा कि उसको कौन सी बीमारी है, उतनी जल्दी उसका इलाज भी शुरू हो जाएगा। और जब जल्दी से इलाज शुरू हो जाएगा तो जो डिसीज का कॉम्प्लिकेशन है, मतलब जो बीमारी बिगड़ती है, वो नहीं हो पाएगा। इट इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या आता है, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है? तो रेगुलर एग्जाम्स एंड स्क्रीनिंग टेस्ट टू डिटेक्ट डिसीज इन इट्स अर्लीस्ट स्टेज। तो रेगुलर एग्जाम्स करेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे ताकि डिसीज को अर्लीस्ट स्टेज में डिटेक्ट कर सके। इसमें मेमोग्राफ होता है टू डिटेक्ट ब्रेस्ट कैंसर। Second, daily low dose aspirin and or diet and exercise program to prevent further heart attack or strokes. Suitably modified work so injured or ill workers can return safely to their jobs. तो ऐसे लोग जिनको कोई इंजरी हुई थी या जो डिसेबल हो गए किसी चीज़, किसी बीमारी, किसी इंजरी की वजह से, तो उनको उनके हिसाब का कोई सूटेबल या मॉडिफाइड वर्क देंगे ताकि वो जल्दी से अपने जॉब पर वापस जा सकें। ट्रीट द डिसीज बिफोर इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस अगर, तो बीमारी को ट्रीट करेंगे इसके पहले कि वो इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस ले आए। स्क्रीनिंग सर्विस, इसमें यूरिन एग्जामिनेशन फॉर डायबिटीज। स्क्रीनिंग सर्विस का मतलब ये होता है कि हम पॉपुलेशन को स्क्रीन करेंगे, मतलब डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि उनको कोई बीमारी तो नहीं बन रही है। इसके बाद आता है रेफरल। फर्स्ट था अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, सेकंड है रेफरल। तो रेफरल टू अ हॉस्पिटल दैट हैज सफिशिएंट रिसोर्सेज टू रिसीव इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी पेशेंट रेफर्ड फ्रॉम अ लोअर लेवल ऑफ मेडिकल फैसिलिटी टू prevent deterioration of patient's condition and preventing or minimizing the complication। तो रेफरल का सीधा सा मतलब हम सब जानते हैं, जब एक हेल्थ केयर फैसिलिटी किसी पेशेंट को स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, मशीनरी, मैन पावर, तो ऐसे में पेशेंट को ऐसी जगह पर रेफर करना पड़ता है जहाँ पर हायर लेवल ऑफ फैसिलिटीज़, मैन पावर, मशीन्स, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, वो सब हों। तो रेफरल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितना देर तक हम उसको एक हॉस्पिटल में रखेंगे जहाँ पर अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, उतना ही ज़्यादा चांस है कि उसकी कंडीशन बिगड़ती जाएगी। तो रेफरल बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेवल ऑफ डिसीज प्रिवेंशन का जो नेक्स्ट लेवल है वो है टर्शरी प्रिवेंशन। ये लास्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। इट इज़ डिफाइंड एज ऑल द मेजरमेंट्स अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट्स एंड डिसेबिलिटीज। तो इसको ऐसे परिभाषित करेंगे कि ऑल द मेजरमेंट्स अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट। तो इसमें सारे के सारे मेजरमेंट जो कि उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करके किसी डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट को रिड्यूस करना या लिमिट करना आता है। एंड टू प्रमोट द पेशेंट एडजस्टमेंट, और पेशेंट के एडजस्टमेंट को बढ़ावा देना आता है। टू इरमेडिएबल कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन जो अब ठीक नहीं हो सकती हैं। इंटरवेंशन दैट शुड बी अकम्प्लिश्ड इन द स्टेज ऑफ टर्शरी प्रिवेंशन आर डिसेबिलिटी लिमिटेशंस एंड रिहेबिलिटेशन। तो इसमें जो इंटरवेंशन हम करेंगे वो रहेंगे डिसेबिलिटी लिमिटेशंस एंड रिहेबिलिटेशन, मतलब जो डिसेबिलिटी है उसको लिमिट करना है और डिसेबिलिटी, जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट करना है। तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन क्या होता है?
to prevent or halt the transition of disease process from impairment and handicapped। तो इसमें हम प्रिवेंट करते हैं या हाल्ट करते हैं ट्रांजिशन ऑफ डिसीज, कोई बीमारी कोई इम्पेयरमेंट या हैंडीकैप कंडीशन ना ला दे, उस ट्रांजिशन को होने से रोकते हैं डिसेबिलिटी लिमिटेशन में। तो इसमें कुछ टर्म्स है जैसे इम्पेयरमेंट, तो एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो किसी इंडिविजुअल के एनाटॉमिकल फंक्शन, साइकोलॉजिकल फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन में या बॉडी के किसी स्ट्रक्चर में, एनाटॉमिकल पार्ट में कोई एबनॉर्मलिटी आती है या लॉस हो जाता है तो उसको इम्पेयरमेंट बोलते हैं। डिसेबिलिटी क्या होती है? एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर आ ह्यूमन बीइंग। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ऐसी एक्टिविटी जो कि उसके लिए करना नॉर्मल होता है, और ये व्यक्ति जिसको बीमारी हो गई है वो सेम एक्टिविटी को अभी नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है वो डिसेबल हो गया। तो इम्पेयरमेंट का एग्जाम्पल है जैसे कि एम्पुटेशन हो गया पेशेंट का, लेग एम्पुटेशन हो गया, तो उससे डिसेबिलिटी ये होगी कि पहले तो वो चल लेता था, दौड़ लेता था, अभी वो चल या दौड़ नहीं पा रहा है, मतलब उसको डिसेबिलिटी हो गया। नेक्स्ट टर्म है हैंडीकैप, डिसएडवांटेज फॉर अ गिवन इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयरमेंट ऑफ और डिसेबिलिटी दैट लिमिट्स और प्रिवेंट द फुलफिलमेंट ऑफ अ रोल दैट इज नॉर्मल फॉर दैट इंडिविजुअल। तो हैंडीकैप क्या होता है? ये उस इंडिविजुअल के लिए एक डिसएडवांटेज होता है जो कि किसी इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी की वजह से आता है, और ये उसको उसकी लाइफ के जो रोल होते हैं, मतलब हर व्यक्ति की जो फैमिली होती है, फैमिली में हर व्यक्ति के अलग अलग रोल होते हैं, तो ये जो इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी है उसको उसके फैमिली के जो रोल हैं फुलफिल करने से रोकता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे एक्सीडेंट्स में क्या होता है? इम्पेयरमेंट, लॉस ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, डिसेबिलिटी में लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, हैंडीकैप, प्रिवेंट फुलफिलमेंट ऑफ नॉर्मल रोल, लाइफ के जो नॉर्मल रोल है उनको फुलफिलमेंट नहीं कर पाते हैं। अब रिहेबिलिटेशन क्या होता है? तो इसमें दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक तो डिसेबिलिटी को लिमिटेशन करना है और दूसरा रिहेबिलिटेशन करना है। रिहेबिलिटेशन इज द कॉम्बिनेशन एंड कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल मेजर्स फॉर ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग द इंडिविजुअल टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनिंग एबिलिटी। तो इसमें रिहेबिलिटेशन में क्या करते हैं? किसी इंडिविजुअल को उसके प्रीवियस लेवल ऑफ फंक्शनिंग तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये सब रिहेबिलिटेशन में आता है। इसमें ये कोऑर्डिनेटेड यूज रहता है, मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल, वोकेशनल, कई सारे लोग मिलके ऐसे इंडिविजुअल को रिहेबिलिटेट करते हैं ताकि वो अपने प्रीवियस लेवल ऑफ फंक्शनिंग के नियर तो पहुंच ही जाए, कम से कम ऐसा करते हैं। टाइप्स ऑफ रिहेबिलिटेशन, तो मेडिकल रिहेबिलिटेशन होता है, इसमें बॉडीली फंक्शन को रिस्टोर करते हैं। वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, इसमें restoration of the capacity to earn a livelihood. Social rehabilitation, restoration of family and social relationship. Psychological rehabilitation, restoration of normal dignity and confidence. Purpose of rehabilitation, enable timely recovery, वक्त पे वो ठीक हो सके, रीस्टेबलाइज करेंगे, रीट्रेन करेंगे, रीमोटिवेट, रीसोशलाइज, रीइंटीग्रेट। Examples of rehabilitation activities, establishing schools for blind, ये रिहेबिलिटेशन एक्टिविटी है। जैसे मान लो एक्सीडेंट की वजह से कोई ब्लाइंड हो गया, तो पहले वो नॉर्मल स्कूल्स में जाता था, अभी उसको ब्लाइंड स्कूल में भेज के बट एजुकेशन कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, एक तरफ पैरालाइज हो जाते हैं, हैंड में या लेग में पैरालाइसिस हो जाते हैं, तो एक्सरसाइज के थ्रू उनका जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है रिस्टोर करना या रिस्टोर करने की कोशिश करना, वो रिहेबिलिटेशन कहलाएगा। प्रोस्थेटिक रिस्टोरेशन ऑफ लॉस्ट टूथ और लेग और हैंड। प्रोस्थेटिक क्या होता है? आर्टिफिशियल लिम्ब होता है या आर्टिफिशियल कोई स्ट्रक्चर होता है, जैसे प्रोस्थेटिक लेग, प्रोस्थेटिक हैंड, ये आर्टिफिशियल और एक डमी बोल सकते हैं कि डमी हैंड या डमी लेग होते हैं, जो कि नॉर्मल जो लेग होता है उसकी तरह फंक्शन तो नहीं कर पाते हैं, बट एक
एस्थेटिक लुक अच्छा रहता है, मतलब देखने में सही लगता है और चलने में भी हेल्प करते हैं। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इन लेप्रोसी, लेप्रोसी में क्या होती है, स्किन में कई सारा स्कार आ जाता है, तो रिकंस्ट्रक्टिव कॉस्मेटिक सर्जरी करके लेप्रोसी के जो निशान हैं उनको रिमूव करना। चेंज ऑफ प्रोफेशन फॉर मोर सुटेबल वन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफ इन जनरल इन केस ऑफ टीबी। तो चेंज इन प्रोफेशन, कई बार क्या होता है कि डिसीज के बाद जो व्यक्ति है जो डिसेबल हो गया उसको प्रोफेशन ही चेंज करना पड़ता है। तो वोकेशनल रिहेबिलिटेशन में ट्रेनिंग दी जाती है किसी और वोकेशन को अच्छे से करने की।